ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में धैर्य और अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। कोरोना के लंबे होते इस युग में कई बार हम धैर्य खोने लगते हैं और अपने अनुशासित जीवन को खतरे में डाल देते हैं। लेकिन कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमने पिछले दिनों बहुत ही अनुशासित रहकर इस कोरोना की जंग में बहुत सहयोग दिया है। शायद इसीलिए कोरोना की रफ्तार इन दिनों धीमी हुई है और काफी नियंत्रण में है। इसलिए परीक्षा की इस घड़ी में आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, अनुशासित रहिए और कोरोना की इस जंग में जीत के 3 मंत्र को याद रखिए, जो है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और हाथ और मुंह को साफ करते रहना। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जीत हमारी ही होगी, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जाने माने वैज्ञानिक और डॉक्टर सीजी पंडित, नेशनल चेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। डॉक्टर रमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रमन, देश ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। स्थिति में सुधार जरूरी है, लेकिन लोगों को पूरी सावधानी रखनी होगी। क्या कहेंगे आप? ये सही है कि संख्या कम हो रही है। आपको दिखता है कि अस्पताल में कोई मरीज अगर हो गया जी, तो मरीज को एडमिशन मिलना भी आसान हो चुका है, क्योंकि वहाँ बेड्स खाली है। लेकिन इसका मायना ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम जैसे बर्ताव करना चाहे वैसे कर सकते हैं जी। हमको थोड़ा संयम बरताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अगला सीजन आ रहा है वो पूरा फेस्टिवल्स का है। अब ये फेस्टिवल के सीजन में हर इंसान जो होता है वो फेस्टिवल मूड में जाने का डर होता है, क्योंकि इसमें एक होता है कि हम सोशल इवेंट्स रखते हैं। जैसे अगर समझो दिवाली और दशहरा है जी, उस टाइम पे मेरे जो रिश्तेदार है उनको सबको मैं खाना खाने बुलाऊं या उनके यहाँ खाने के लिए जाऊं, इस किस्म की हमारी इच्छा होने का डर होता है। अब जब ऐसे होगा तो जो दूरी रखना है न वो दूरी रख पाते हैं 2 गज की, और सबसे बड़ी बात, हम जब खाते हैं तो उस टाइम पे मुंह पे जो हमने मास्क लगाया वाला होता है वो भी उतारना पड़ता है। तो उस वक्त जो ट्रांसमिशन होने का डर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस साल तो कम से कम सब लोगों ने ये सोचना चाहिए, 1 साल अगर मैंने सहन किया, सबके साथ में अगर मैं बैठ के खाना न खाऊं और सब रिश्तेदारों को मत बुलाऊं अपने घर में, तो कोई नुकसान होना नहीं है। आगे चल के हम और जश्न मना सकते हैं। हमको खुद को बचाने की कोशिश करना, अपने फैमिली को बचाने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी रहेगा। जी। और डॉक्टर रमन, जब से ये कोरोना का दौर शुरू हुआ है, आप इसके साथ पूरी तरह से जुड़े रहे हैं। आपने बीच बीच में ब्रीफिंग में हम लोगों को इससे जुड़ी जानकारी आप देते रहे हैं। और स्पेशली अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो आज एक खास दिन है, क्योंकि देश ने 10 करोड़ से अधिक कोविड जांच का भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 14,42,000 मामलों की जांच की गई है। तो इस तरह से देश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आप इस पूरी जो प्रक्रिया थी शुरू से और अब तक, इससे एसोसिएट रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड की रोकथाम में टेस्टिंग की कितनी बड़ी भूमिका है? टेस्टिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हमको ये बीमारी जो है
ये ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन रहने से वो आसानी से फैल सकती है। अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहने के बाद में उसमें दूसरा एक पहलू ये आता है कि ज्यादातर लोग इसमें उनको कोई लक्षण आएगा नहीं, लक्षण दिखता नहीं है। तो अगर आपको लक्षण नहीं दिखेगा तो आपको आइसोलेट करना ये बहुत मुश्किल जाएगा। लेकिन अगर मुश्किल हो जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जो भी व्यक्ति अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है उसका डायग्नोसिस होना, डायग्नोसिस होके उसको हमने अलग रखने की प्रक्रिया के देखना है, और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों को ट्रेस करना, उन लोगों को टेस्ट करना, ये बहुत जरूरी बनता है। और अगर टेस्टिंग रहता ही नहीं इतना तो हम इतने लोग ढूंढ के नहीं निकाल सकते थे कि जिनको ये बीमारी लगी हुई है और उसकी वजह से ये समाज में पूरा फैल जाता था। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी क्या है कि हम जनवरी में तकरीबन दिन को 1000 टेस्ट करना है, बहुत बड़ी बात बोलते थे। आज ये जब लाखों की बात हो रही है, 10 लाख से ऊपर हम जब बार बार देख रहे हैं फिगर, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो चारों तरफ कहीं भी अपने देश में, अपना देश इतना बड़ा है, वहां भी कहीं भी रहे उसको हम टेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उससे सिर्फ जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हम पहचान के उसको हम आइसोलेट करने का, जो भी उसके संपर्क में आया है उसके टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट का जो भी फायदा हुआ है वो आज हमको नजर आता है जब संख्या गिर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर रमन हमारे श्रोताओं से साझा की है। और जहां तक ये टेस्टिंग की बात है, हम आपको बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते रहे हैं जिसमें आप रोज आंकड़े बताते थे, और आज हमारा देश इस स्थिति में है कि हम एक मजबूत स्थिति में हैं। अगर वो टेस्टिंग की बात हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, और जो टेस्ट ट्रैक वाली जो हमारी नीति है उसके आधार पर हम इस बीमारी में नियंत्रण पाने में काफी कुछ सफल हुए हैं। डॉक्टर रमन, स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसको तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। और अगर हम देखें तो इस टीके का परीक्षण का ये अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर रमन, भारत में इस समय वैक्सीन के तैयार होने की क्या स्थिति है, और किस तरीके से, जो अगर हम इसको क्या माने कि अगर 3rd स्टेज में हम क्लिनिकल ट्रायल के पहुंच गए हैं, तो हम कितने करीब हैं वैक्सीन के निर्माण के लिए? देखो, हमारे यहाँ अपने देश में अभी फिलवक्त 3 वैक्सीन जो हैं, जो अपने देश में बन रहे हैं, उनका टेस्टिंग चालू हो चुका है। अब जब 3 वैक्सीन की बात होती है तो एक वैक्सीन जो है वो कैडिला का है, जायडस कैडिला करके जो कंपनी है तो उसका है। दूसरा वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट का है, और तीसरा जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक का भी चल रहा है। अब ये तो कहना बहुत कठिन है कि इनमें से कौन जीतेगा। क्या अपने देश की वैक्सीन उसको ज्यादा सफलता मिलेगी और कम साइड इफेक्ट रहेंगे, या दूसरे देश की रहेगी? लेकिन हमारे लिए एक पहलू ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इंडिया में जितने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कैपेसिटी सारे दुनिया को ये वैक्सीन पहुंचाने की कैपेसिटी है। अब इसका दूसरा मायना क्या है, दुनिया में कहीं भी वैक्सीन बने, आखिरी में उनको अगर उनके देश में देना है तो हम उनको हमारे देश में आके हमारे जो वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों के पास से वो बनाना पड़ेगा और फिर लेके जाना पड़ेगा। तो वैक्सीन कहीं भी बने, वो हमारे देश में बनेगी तो सोने से सुहागा है, लेकिन अगर समझो बाहर भी बनेगी तो भी उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे 3 वैक्सीन इसमें काम कर रहे हैं कि ये वैक्सीन अच्छी निकले। अगर वो अच्छी निकलती है वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और उससे हमको आसानी होगी सब लोगों को अपने देश में के वैक्सीन देने में।
जी बिल्कुल, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या इसका कोई कारगर इलाज नहीं आता, हमें सावधानी नहीं छोड़नी है और जो 3 उपाय इसके हैं उसे हमें करते रहना है। और इस बीच डॉक्टर रमन, बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे गुना का, जहां से गुना से हमारे साथ मांगेलाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मांगेलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ। जी सर जी, मैं डॉक्टर साहब से और आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ जी कि वैक्सीन तो अभी आई नहीं, लेकिन मरीज ठीक से कौन सी दवाई से हो रहा है? जी बिल्कुल डॉक्टर रमन, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अभी वैक्सीन तो नहीं आई है या कोई निश्चित दवा इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं 90% से ज्यादा लोग इसमें ठीक हो रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होते हैं? नहीं, हमको एक समझना है सबसे बड़ी बात कि दवा तो रहना ये अच्छा रहता है, लेकिन दवा ढूंढने को भी काफी टाइम लगता है। फिर भी सबसे अच्छी चीज क्या दिखाई दे रही है कि 100 में से 90 लोगों को तो अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं आती है, वो घर के घर ही उनको मैनेज किया जा सकता है। जी अब जो भी भर्ती भी होते हैं, उनमें अगर मैंने सही ढंग से उनको सर्विसेज दी तो वो इंसान ये बीमारी का शिकार बनना ये मुश्किल हो जाता है। जी आपने देखा होगा कि अपने देश में लोग समझते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या कम है, शायद इलाज अच्छा नहीं होता होगा, विदेश में इलाज अच्छा होता होगा, लेकिन हमको एक समझना है, जिस ढंग में सरकार ने सोचा कि सब डॉक्टर्स को पढ़ाया जाए, उनको टेलीमेडिसिन से जो भी प्रोटोकॉल्स हो गए उसके बारे में चर्चा कराई जाए, उसका फर्क जो है आज इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। सबको एक समझना जरूरी है कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं बाहर के डॉक्टर्स के बराबरी के हैं, उनमें कोई कमी है ऐसे नहीं होता है, लेकिन उनको जब पढ़ाया गया तो उसका परिणाम अभी हमको दिख रहा है। अपने देश में ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर ये सबसे कम है अगर आप बाहर के देशों की तुलना अगर करें, जो बड़े बड़े देश करके माने जाते हैं। कोई यूरोप में के देश देखो या कोई अमेरिका को देखो या किसी भी बड़े देश को देखो, ये सिर्फ अपने डॉक्टर्स अच्छी दवाइयां बराबर देने के टाइम पे उसमें इसके खिलाफ जो काम करती है ऐसी दवा का उपयोग होता है, ऐसे नहीं है। उनको अगर सही किस्म से सपोर्टिव केयर मिले तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमने ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये जो परिणाम दिख रहा है वो सही परिणाम है और वो हमारे केयर की वजह से है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे भी ये बीमारी बहुत दिन अब अपने देश में रह चुकी है, अब हमको ये पता चला है सब लोगों को कि जिसकी उम्र 65 के ऊपर है, जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को मौत का रिस्क ज्यादा होता है। तो आप ये देखते हैं कि जब अपने गांव में जब किसी की समझो मौत हो गई करके पता चला, तो जो इस कैटेगरी में पड़ते हैं कि जिनकी उम्र 65 के ऊपर है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो उतनी ही अच्छे ढंग से वो सोचते हैं कि मुझे बीमारी नहीं लगना है तो मैंने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बाहर ज्यादा फिरना नहीं है और हाथ अच्छे ढंग से बार बार धोना है। ये हमको जब रीइंफोर्स होता है मैसेज, तो खुद ब खुद वो कम होते हुए दिखेगा, क्योंकि जो इस किस्म के वल्नरेबल लोग हैं वो बाहर आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर रमन आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि इस तरह के वल्नरेबल जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हृदय रोग हो या किडनी रोग हो या वो डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन है, ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है और ज्यादा केयर की जरूरत है। और मध्य प्रदेश के बाद अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी सर, मैं ग्राम चांगरो से, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़, ग्राम चांगरो से सर मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी, आप कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से मैं बात करना चाहता हूँ सर। जी, वो आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं।
तो जी सर, मैं जैसा शुगर का पेशेंट हूँ जी। तो कहने का मतलब मैं आपका प्रोग्राम जो है मैं सुनते सुनते आ रहा हूँ पूरा कोविड-19। तो जिस टाइप से आप लोग कार्यक्रम में जो भी सुझाव दिए उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए चले आए। तो अब के बाद हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतना है, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। जी डॉक्टर रमन, जैसा कि आपने बताया कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं और इस समय हमारा देश जैसा कि डायबिटिक कैपिटल कहलाता है और बहुत ज्यादा संख्या है ऐसे मरीजों की, तो ऐसे में वो अभी तक एहतियात बरत रहे हैं, आगे उन्हें किस दिशा में काम करना होगा? हमको सबसे बड़ा, अगर एक ही लाइन में मैंने जवाब देना है जी, तो एक ही लाइन में मैं ये बोलूंगा, जब तक आपको कोई दवा नहीं मिलती जो ढूंढ के निकाले वाली रहेगी कि जिससे पूरा के पूरा असर होता है और ये बीमारी का जो विषाणु है उसको खत्म करने में वो कामयाब होता है। दूसरी बात, जो भी जब तक कोई वैक्सीन असरकारक हमको दिखाई नहीं दे और वो वैक्सीन जब तक आप नहीं लेते हैं तब तक आज तक जो पढ़ाया गया है वो हमको फॉलो करके ही रहना पड़ेगा। हमको मास्क पहनना ही पड़ेगा और मास्क सही ढंग से पहनना है जी। दूसरी बात हमको याद रखना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखना ही पड़ेगा और हाथ धोना न, कहीं भी हाथ लगने के बाद में, इसके तरफ हमको खास करके ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ऐसे घर में रहते हैं जहाँ लोग ज्यादा है और घर छोटा है जी। अब उनमें सोशल डिस्टेंस रखना मुश्किल होता है, तो लोग सोचेंगे कि मैं सोशल डिस्टेंस तो 2 गज की दूरी तो रख नहीं पाऊंगा, अब मेरा क्या होगा? हमको एक याद रखना है, मैंने अगर मास्क अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जी, मैंने अगर ये देखा कि मैं हाथ बार बार धोता हूं तो बीमारी लगने का चांस ये तकरीबन हम 80% तक कम कर सकते हैं। इसके ऊपर भरोसा रखिए, वो उसका पालन पूरा कर दीजिए। मैं सबको एक चीज के बारे में बोलूंगा, जब तक आप वैक्सीन नहीं लेते तब तक निगेटिव रहने की पूरी कोशिश करते रहना, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। बिल्कुल, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हम इस मंत्र को अपनाकर कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं। और अब हम रुख करते हैं राजस्थान में बीकानेर का, जहां से शब्बीर अहमद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शब्बीर जी नमस्कार। जी शब्बीर जी, आपको आवाज हमारी आ रही है? जी सर। जी, अपना सवाल पूछिए। जी शब्बीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। जी सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी, बिल्कुल सवाल पूछिए। पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मास्क लगाने का कौन प्रॉपर कोई तरीका होता है और मास्क कौन सा लगाना चाहिए? जी डॉक्टर रमन, जैसा कि आप बार बार अनुरोध कर रहे हैं मास्क लगाने का, और जो मास्क एटिकेट्स हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है और कई बार हम लोग भी देखते हैं कि कई लोग बोलते समय मास्क को मुंह से नीचे कर देते हैं, कई बार छींकते खांसते समय मास्क को उतार देते हैं कि कहीं मास्क गंदा ना हो जाए, और जो भी आसपास की सरफेस है उसमें उनके जो वो पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सही तरीका होना चाहिए मास्क को लगाने उतारने का और मास्क के चुनाव का? सबसे 2-3 चीजें मैं बोलता हूँ जी। मास्क आप कोई भी पहनिए, वो अपना गमछा लेके उसका मास्क बनाया हुआ रहेगा या वो सर्जिकल मास्क पहने, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क होगा ऐसे नहीं है। N95 मास्क जो होता है जो डॉक्टर लोग पहनते हैं वो पहनने की बहुत जरूरी हम लोगों को नहीं रहती है, अगर हम आम इंसान के वैसे अगर जिंदगी बिताते हैं, कोई मरीजों के साथ में जब हम रहते नहीं हैं जी। दूसरी बात हमको क्या याद रखना है, हमको ये बीमारी हुए वाला इंसान देख के समझ में नहीं आता है। उसकी सूरत अगर देखे तो हमको ये समझता नहीं इनमें से कौन कोविड पॉजिटिव है और कौन कोविड निगेटिव है। जब ये इश्यू आता है तो हमको मास्क, मैं घर वाले लोग भी अगर आए कहीं बाहर से, वो कहीं घूम के आए हैं या वो बाहर जाते हैं, तो मैंने मास्क पहनने का ये सोचना चाहिए, मास्क का बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। अब रही तीसरी बात यह है कि अक्सर हम क्या देखते हैं, जब भी हम कभी बात करने जाते हैं मास्क तो पहनते हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी, अपने देश में
मास्क पहनने वाले लोगों की संख्या अच्छे यानी देशों के बराबरी की मानी जाती है जी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम जब बात करने जाते हैं जी तो अक्सर देखते हैं लोग क्या करते हैं, वो मास्क नीचे ले लेते हैं और बात करते हैं जी। तो उस वक्त जब आप मास्क उतारेंगे तो वो तो रिस्क बढ़ गई, सामने वाला भी नजदीक खड़े होकर बात कर रहा है, उसको अगर बीमारी होगी तो आपको लगने का डर रहेगा। इसलिए मास्क नीचे करके हमने बात करने का सोचना ये भी गलत रहता है जी। अब जब हम गमछे का या कपड़े का बनाया हुआ मास्क पहनते हैं तो वो हर रोज धो लेना चाहिए जी। वो दो मास्क लीजिए, एक मास्क धोना है, दूसरा मास्क जो है वो पहनना है। तो ये करके हम चला सकते हैं क्योंकि मास्क को अगर हम नहीं धोएंगे तो उसके ऊपर जो भी गिरा होगा वो अगले दिन भी हमको सामने ही दिखेगा। और अक्सर हम दूसरा एक गलत चीज देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि मास्क पहनते हैं और अपने ही हाथ से मास्क को हाथ लगाते हैं। अब मैं अगर उसको मास्क को अगर हाथ लगाऊं तो मेरे हाथ को जो कोई अगर विषाणु लगा होगा तो वो मास्क के ऊपर जाएगा, मास्क के ऊपर अगर कोई विषाणु होगा तो वो मेरे हाथ को लग जाएगा। और जब भी कभी अगर मैं बगैर हाथ धोए अगर अपने मुंह या नाक को हाथ लगाऊं तो ये बीमारी का विषाणु जो है वो अंदर जाने का डर बरकरार रहेगा। तो हमको एक समझना है, मास्क पहनते वक्त जो एहतियात रखना है वो बरतना है, वो तो करते ही रहना है। वो अगर करेंगे तो बीमारी लगने का चांस सिर्फ मास्क पहनने से 50% यानी आधा हो जाता है। अगर सिर्फ मैं मास्क सब लोग अगर हमारा समझो गांव 100 लोगों का है, 100 लोगों के गांव में अगर 95 लोग अगर मास्क पहनते हैं तो बीमारी लगने का चांस 50% कम होता है। यानी 100 लोगों को बीमारी अगर लगनी थी तो सिर्फ 50 लोगों को बीमारी लगेगी। तो उसको बिल्कुल भूलना नहीं है, मास्क सही ढंग से पहनना। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर रमन बता रहे हैं कि मास्क पहनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। आप मास्क को बार बार धोते रहें, एक ही बार का प्रयोग किया गया मास्क दोबारा न इस्तेमाल करें, उसको हाथों से टच ना करें ताकि विषाणु उसके अंदर ना आ जाए। और इस बीच हम रुक करते हैं महाराष्ट्र में यवतमाल का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में अरुण जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं सर जी से पूछना चाहता हूँ जी कि ये कोविड-19 के टनल में से कुछ अब प्रकाश किरणें आशा की दिखाई दे रही है क्या? जैसे हम रिकवर हो रहे हैं क्या, इससे बाहर निकल रहे हैं क्या? जी डॉक्टर रमन, जैसा कि हमने पहले भी इस पे चर्चा की कि इसकी इंटेंसिटी अगर हम देखें या नंबर्स देखें तो वो कम हो रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने की बात पूछने की कब तक हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, ये इतना आसान सवाल नहीं है जी। ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास अभी भी ट्रायल्स तो चल रहे हैं, कोई वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं है जी, या कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो दवा पूरी की पूरी असरकारक है। कोई अगर बीमार हो भी गया तो उसका पूरा इलाज कर पाते हैं और ये विषाणु को मार डाल सकते हैं। तो ऐसे हालत में ये बीमारी ऐसे ही चले जाएगी, ये अगर मैं बोलूंगा तो मैं गलत काम कर रहा होगा, मैं वो सही नहीं बोल रहा हूँ। ये संख्या भले कम होए, लेकिन ये संख्या कब कम हो सकती है या उसका निर्मूलन करने के लेवल तक कब जा सकती है, अपने देश में के सारे इन्फेक्टेड व्यक्तियों को हमने जांच करवा के उनको आइसोलेट अगर किया, उसके कॉन्टैक्ट्स को भी अगर हमने आइसोलेट किया तो ये बीमारी रुकने का चांस बढ़ सकता है। लेकिन ये करना ये इतना आसान काम नहीं है, ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। इसका सबका मायना क्या है? हमको जब तक ये या तो असरकारक दवा न मिले, जब तक असरकारक कोई वैक्सीन अपने आप सबको नहीं मिलेगी, तब तक हमने ये समझना है कि हम जो हमको सरकार बार बार बोल रही है वो सारे बर्ताव को उसका पूरे ढंग से हमने पालन करते रहना, इसमें ही होशियारी है। और हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और इर्द गिर्द सारे समाज को हम सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकते हैं जब सभी लोग मास्क, सोशल डिस्टेंस और बार बार हाथ धोना अगर फॉलो करें तो। जी,
और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। और इस बीच हमारे साथ बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और डॉक्टर साहब को राम राम। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, अभी जो डॉक्टर साहब ने मतलब मास्क के बारे में और वैक्सीन के बारे में तो पहले ही बता दिया, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे महिलाओं में कम क्यों पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, इसका कारण क्या है? धन्यवाद। और रिंकी जी आपके लिए एक मेरा संदेश ये है कि आपके जितने भी आसपास लोग हैं बहुत नियमित रूप से कार्यक्रम को सुनती हैं, उन्हें भी आप इस बारे में जागरूक करें और लोगों को बताएं कि किस तरह से कोरोना से बचाव किया जा सकता है। और डॉक्टर रमन, क्या ऐसा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कोरोना के संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, महिलाओं में और पुरुष में एक चीज अभी भी हमारे देश में है कि आमतौर पे जो औरत होती है वो घर के बाहर निकल के ज्यादा लोगों के साथ मिक्स होने का चांस उतना ही कम होता है। जो घर में हाउसवाइफ है वो तो इतना बाहर निकलेगी नहीं और ज्यादा लोगों के साथ संबंध आएगा नहीं। लेकिन पुरुषों का वैसा नहीं होता है। पुरुष लोग बाहर भी जाते हैं, कई लोगों के साथ में उनको बात करना पड़ता है, वो काम पे जाएंगे तो कुछ होगा। लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि आप अगर देखें स्त्री और पुरुष में का जो फर्क है वो बड़े सिटीज में आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ आमतौर पे औरतें भी उतना ही काम करने जाती है जितना पुरुष है, तो उनका एक्सपोजर उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन एक जगह पे बहुत बड़ा फर्क है। अगर समझो कि एक पुरुष या स्त्री को समझो कोविड की बीमारी हो गई, तो औरतों में कोविड की बीमारी तीव्र हो जाके उसकी वजह से मौत होने का डर बहुत कम होता है पुरुषों के मुकाबले में। ऐसे माना जाता है कि पुरुषों में जो पुरुष रहने की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं उसका कुछ तो असर शायद इसके ऊपर होता होगा, इम्यून सिस्टम पे भी होता होगा, जिसकी वजह से ये फर्क महसूस होता है। लेकिन आप कभी भी देखो, औरत कोविड से गुजर गई ये कम बार सुनने आएगा जैसे आप पुरुष ये कोविड-19 के बीमारी से गुजर गया ये ज्यादा बार सुनते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय बाजार में बहुत सारे सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं और उसमें दो चीजें स्पेसिफाइड रहती हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो हमें किसी भी सैनिटाइजर्स को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सही अल्कोहल कौन सा सही होता है? नहीं, मुझे बराबर सुनाई नहीं दिया आप। बाजार में जो सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं 70% अल्कोहल के साथ, उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथेनॉल रहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें सैनिटाइजर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन दोनों में से क्या बेटर होता है, इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? नहीं, आप इथेनॉल भी ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, उसमें मिथेनॉल जो होता है उसको एडल्ट्रेंट करके यानी उसमें मिक्स कर दिए तो उसकी कीमत उसकी कम हो जाती है तो ऐसे किस्म के जो अक्सर आपको सैनिटाइजर्स दिखेंगे तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? जब भी कभी आप अगर हाथ पे डालें और हाथ एकदम चिपका हुआ नजर आ रहा है, अल्कोहल जो होता है ना, प्योर जितना अल्कोहल रहेगा तो वो हाथ के ऊपर डालने के बाद में हाथ को चिपके हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि वो उड़ जाता है पूरा चिपका। लेकिन अगर उसमें कुछ अलग चीजें अगर डाली तो वो चिपका सा ऐसे लगता है हमको। ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा जी हर इंसान ने सैनिटाइजर क्यों इस्तेमाल करना है। हम साबुन का भी इस्तेमाल करें तो सैनिटाइजर के बराबरी का होता है। बिल्कुल, सैनिटाइजर की कीमत ज्यादा है ऐसे समझ के हम क्या डॉक्टर रमन, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपका संदेश हम ले लेते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए और सैनिटाइजर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर रमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा।
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।